वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हिंदी जो रीड का जो सिलेबस है उसमें संधि। अब देखिए, संधि जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसके अगर टुकड़े करें तो सबसे पहले सम प्लस धी, और अगर इसमें से ये पूछा जाए कि संधि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यहां आपको लिखना है पुल्लिंग। संधि जो शब्द है ये पुल्लिंग है। यहां तक। अब आती है बात संधि की परिभाषा कि संधि कहते किसे हैं। तो ये है, सीधी सी परिभाषा ये होती है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अब क्या है अधिक? वर्ण होने चाहिए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब कई कबार क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। यह थोड़ा ध्यान रखें कि संधि वर्णों के मेल को कहा जाता है और समास में शब्द होते हैं। संधि में वर्ण होते हैं, समास में शब्द होते हैं। तो ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब संधि के भेद अगर देखें, संधि के भेदों की अगर बात करें तो संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतया तीन भेद होते हैं, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि स्वर संधि, स्वर या अच संधि जिसको कहा जाता है, पहला भेद। दूसरा जो भेद होता है व्यंजन, व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद होता है विसर्ग। अब यहां ये बात समझने वाली है कि स्वर, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्वर का होगा। स्वर संधि में जो भी परिवर्तन होगा वो स्वर का होगा। और यहां ये कह रहा है व्यंजन। अब व्यंजन में जो भी परिवर्तन होगा वो या तो व्यंजन होगा या प्लस में, व्यंजन के व्यंजन प्लस में, या स्वर। यानी जहां व्यंजन का जो परिवर्तन होगा वहां व्यंजन। अब विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग होगा, या स्वर और व्यंजन दोनों रहेंगे, लेकिन उनके आगे विसर्ग का प्रयोग होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्वर संधि में स्वरों का प्रयोग होगा। अब हिंदी में 11 स्वर हैं, तो उन 11 स्वरों का किस प्रकार से प्रयोग होगा ये बताया गया है स्वर संधि में। अब कैसे होता है? तो स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भेदों की बात करें, स्वर संधि के भेद अगर देखें तो मुख्यतः इसके 5 भेद है। 5 भेदों में जैसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरे भेद की अगर बात करें तो गुण स्वर संधि, और तीसरे भेद की अगर बात करें तो वृद्धि स्वर संधि, और चौथे भेद की बात करें तो यण स्वर संधि, और पांचवें भेद की बात करें तो अयादि स्वर संधि। अब देखिए यहां कि जो स्वर संधि है
इसके 5 भेद है, दीर्घ, स्वर, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के यहाँ भेद न होकर के इसके सिर्फ और सिर्फ नियम होते हैं, और यही बात यहाँ भी इसके भेद न होकर के इसके भी नियम होंगे, जो हम देखेंगे एक एक को विस्तार से। तो पहली जो संधि दे रखी है स्वर संधि में, संधि का जो पहला भेद दे रखा है वो है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें कौन सा अक्षर है जो दीर्घ होगा, तो ये देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि ये कह रही है, पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। ये कह रहा है कि जब इस स्वर का स्वर के साथ में मेल हो, जब स्वर का स्वर के साथ में मेल हो और वो किस रूप में हो, दीर्घ के रूप में हो, तब वहां दीर्घ संधि होगी। जैसे मान लो कि ये कह रहा है कि ए स्वर है और उसके आगे ए आ रहा है, तो ए और ए तो दोनों का दीर्घ होगा आ। इसी प्रकार से अगर ये कह रहा है कि मान लो यहां आ रहा है और उसके बाद में ए का मेल हो रहा है, तब भी क्या होगा, दोनों का दीर्घ आ होगा। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि जब यहां आ हो यहां भी दीर्घ आ हो, तो दोनों मिलकर के भी दीर्घ आ ही बनेगा। इसी प्रकार से ये कह सकता है कि यहाँ ए और आगे अगर आ रहा हो तो भी क्या होगा, यहां भी दीर्घ होगा। ये पहला नियम। इसी प्रकार से दूसरा नियम, मान लो यहाँ ई आ रहा है और यहाँ ई हो, तब भी यहाँ क्या होगा, बड़ी ई। फिर दूसरा नियम ये कह रहा है कि ई बड़ी हो और प्लस में यहाँ छोटी ई हो, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो यहाँ भी दीर्घ ई हो और आगे भी दीर्घ ई हो, तब भी दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा। तीसरा नियम ये कह रहा है कि यहाँ ऊ हो और आगे ऊ हो, तो ऊ और ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ ऊ हो और यहाँ ऊ, तो दोनों मिलकर के भी यहाँ भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ ऊ हो और यहाँ भी ऊ हो, तब भी क्या होगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ ऊ और यहाँ ऊ हो, तब भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ, ये तीनों में दोनों तरफ क्या होगा, समान स्वर होंगे। संधि कब होगी, दीर्घ संधि, जब दोनों तरफ समान स्वर हो तभी दीर्घ संधि होगी, अन्यथा नहीं। अगर मान लो इस प्रकार से आ जाए कि ए प्लस में ई, तब आप यहाँ ये दीर्घ नहीं है। या फिर हम ये कहें कि ए प्लस में ए, तब क्या हो जाएगा, बड़ा ए। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ न होकर के ए में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, न कि दीर्घ हो रहा है। दीर्घ कब होगा, जब समान ही आ रहा है कि ए और ए मिलकर के आ हो रहा है, ई और ई मिलकर के ई हो रही है। लेकिन ये क्या संयुक्त स्वर है, तो ये दीर्घ नहीं होगा, यहाँ वृद्धि हो रही है। जैसे ए प्लस में ई, तो ये संयुक्त स्वर आ गया कि न तो ए है न ही ई है, दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए इनकी जगह ए बन रहा है और आगे भी ए आ रहा है, तो दोनों मिलकर के आई नहीं होगा, यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। यहाँ जो संधि होगी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके उदाहरण। ये बातें थी दीर्घ संधि की, कि दीर्घ संधि में क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, आपने उदाहरण देखा होगा, विद्या प्लस आलय। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्या प्लस आलय बराबर क्या, चाहे आपको कोई भी पूछ ले, कोई नियम से कोई मतलब नहीं है कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होगा। क्यों, तो आ और आ मिलकर के आ हो रहा है। अगर मान लो आ और आ मिलकर के आ हो रहा है, तो यहां कर देते हैं विद्या प्लस आलय, तब भी क्या विद्यालय होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन,
विद्या प्लस एल है। चौथा ऑप्शन विद्या प्लस एल है। ये चार ऑप्शन है। तो नियम तो ये कह रहा है कि आ और आ मिलकर के आ हो रहा है, तो यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो दीर्घ संधि हो रही है। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि ए प्लस में आ, तो बराबर भी तो आ होता है। यहाँ भी ये कह रहा है कि आ प्लस में ए, बराबर यहाँ भी आ हो रहा है, और यहाँ कह रहा है ए प्लस में ए, तो बराबर यहाँ भी आ हो रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो चारों उदाहरण सही है कि ए और ए मिलकर के आ हो रहा है, तो ये नियम तो सारे लग रहे हैं, तो इसका मतलब सारे सही है। लेकिन ये तीन गलत है। क्यों है? कारण यह है कि संधि हमेशा सार्थक शब्दों की ही होगी, कि संधि में हमेशा जो वर्ण होंगे, जो शब्द होंगे, वो कैसे रहेंगे? सार्थक, उनका अर्थ होगा, तभी ही यहां संधि होगी। अब यहां कह रहा है कि विद्या और आलय यानी घर, विद्या का घर। यहां इस विद्या का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यहां संधि नहीं होगी। यहां विद्या का अर्थ है, लेकिन अलय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए यहां संधि नहीं होगी। यहां विद्या का कोई अर्थ नहीं है, नहीं अलय का, इसीलिए तीनों गलत है। और इसका क्या होगा सही? विद्या प्लस आलय। आगे और देखते हैं उदाहरण। इसी प्रकार से सत्य प्लस आग्रह, तब यहां बनेगा ए और आ मिलकर के सत्य और ग्रह। ठीक इसी प्रकार से जो सबसे मोस्ट उदाहरण है, एक शब्द है हमारे पास में मुक्तावली। एक उदाहरण है मुक्तावली। इसका संधि विच्छेद करें तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इनका आंसर, जैसे ऑप्शन बता रहा हूं मैं। मुक्त प्लस अवली। नंबर दूसरा ऑप्शन है मुक्ता प्लस आवली। तीसरा ऑप्शन है मुक्त प्लस आवली। चौथा ऑप्शन है मुक्ता प्लस अवली। यह कह रहा है कि मुक्तावली शब्द है, इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? इन चारों में से आपको बताना है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी के आगे उदाहरण और बता रहा हूं मैं, देखिए आप कितने सही दे पाते हैं इनके आंसर। अगला क्वेश्चन, रवि प्लस इस। तो यहां भी देखिए ई छोटी है और ई बड़ी आ रही, तो दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका रवीश है या रवीश। इसी प्रकार से वधु प्लस उत्सव, तो ये बन जाएगा उ और उ मिलकर के दोनों दीर्घ हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका वधुत्स्व। इसी प्रकार से लघु प्लस उर्मी, तो बराबर ये बन जाएगा लघु उर्मी। तो इस प्रकार से ये चारों हमने तीनों देख लिए। ए वाला उदाहरण ये रहा, ओ वाले ये रहे, और ए और आ वाला ये रहा। तो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ जब समान स्वर होंगे तभी ही यहां दीर्घ स्वर संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहां ये कह रहा है कि उ और उ मिलकर के बड़ा उ होगा, न कि छोटा। अब आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके समझ में आ जाए कि ए और आ कैसे हैं, और ई कैसे हैं, उ और उ कैसे हैं, और री और री हिंदी में एक ही होता है, इसीलिए री वाला उदाहरण यहाँ नहीं होगा। जैसे कई
बुक में क्या होता है कि री वाला उदाहरण दिया होता है, जैसे यहां दे दिया कि मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम। तो संस्कृत में क्या होता है कि री छोटा और बड़ा दोनों होता है, इसीलिए ये री और ये री मिलकर के दोनों बड़े री हो जाते हैं और ये बन जाता है आपका मातृ ऋणम। इसी प्रकार से पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, तो ये बन जाएगा आपका पितृ ऋणम। तो यहां ये री वाला हिंदी में है नहीं, इसीलिए इसको अब छोड़िए। और यहां तक ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं इसके दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण। जैसे देव प्लस आलय, सह प्लस अपि, वाचन प्लस आलय, गिरी प्लस ईस, कवि प्लस ईस, नदी प्लस ईस। अब एक बार आप देखिए इनको, इसी प्रकार से भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस उष्मा, अभी प्लस इप्सा, और 10वां उदाहरण है राम प्लस अयन। अब यहाँ ए और आ, यहाँ ए और ए, यहाँ ए और आ, यहाँ ई और बड़ी ई, यहाँ ई और बड़ी ई, यहाँ ई और बड़ी ई, यहाँ ऊ और ऊ, यहाँ ऊ और ऊ, और यहाँ ई और ई, यहाँ आ रहा है ए और ए। थोड़ा ये उदाहरण थोड़ा ध्यान देने हैं। जैसे ये लिखा हो कि राम प्लस अयन, अब आपने देखा होगा कि राम प्लस अयन बराबर इसका बनता है ए और ए मिलकर के आ, और यहां हो रहा है न, बनना ऐसे चाहिए रामायण, लेकिन ये लिखा हुआ होता है रामायण। कारण क्या है? कारण ये है कि जब शब्द में, किसी भी शब्द में क्या हो, ये कह रहा है कि जब शब्द में र या स हो तो न की स्थान पर क्या हो जाता है, अण हो जाता है। जब शब्द में र या न हो तो यहाँ राम में र आ रहा है, इसीलिए जो न आ रहा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ये होगा रामायण, न की रामायण। अब जैसे यहां देखते हैं देव प्लस आल्य बराबर ए और आ मिल करके आ हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका देवालय। इसी प्रकार से स प्लस अपि
यहाँ ये कह रहा है वाचन न और ए और आ मिल करके आ हो रहा है, तो वाचन ना ले ये। यहाँ कह रहा है गिरी, तो री की मात्रा ई में ई और ई मिल करके बड़ी हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा गिरी से। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि ई और ई मिल करके बड़ी ई, और ये बन जाएगा आपका कवीस। यहाँ बन जाएगा ई और बड़ी ई मिल करके भी दीर्घ हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका नदीस। इसी प्रकार से ये ऊ और ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा, और ये बन जाएगा उर्दू है, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ ये हो गया ना ऊ, तो ऊ और ऊ मिल करके बड़ा ऊ, और ये ऐसे लिखा जाएगा उर्दू है। ये बन जाएगा भू प्लस उष्मा, तो ऊ और ऊ मिल करके बड़ा ऊ, और यहां बन जाएगा अभिप्सा, और ये बन गया आपका रामायण। तो अब तक हमने ये बातें देखी, ये जितने भी उदाहरण देखे हैं सारे के सारे हमने देखे हैं दीर्घ स्वर संधि के। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा कि दोनों तरफ क्या होंगे, समान स्वर होंगे, और समान स्वर ए, ई और उ, ये तीनों समान स्वर होंगे, वहां दीर्घ संधि होगी। अब कल जो हम चर्चा करेंगे इससे आगे का टॉपिक रहेगा आपकी गुण स्वर संधि, ये देखेंगे कल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।